कुछ ऐसे टिप्स शामिल किए हैं घर लेने में मदद करेंगे, फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। या फिर सुपर एरिया क्या होता है, जिन्हें आप जानकर सही डिसीजन ले पाएंगे। के स्वामित्व के कागजात की जांच के लिए क्या आपको तैयार मकान लेना चाहिए या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन मकान लेना चाहिए। बिल्डर्स कस्टमर्स को ठगने की कोशिश करते हैं। इसमें वॉल्स और स्टोरेज, इसलिए एक कारपेट एरिया मिलता है। क्या आप EMI या इंस्टॉलमेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे, यानी अगर आप बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो जितना पॉसिबल हो आपको उतना कम समय के लिए। क्या फिक्स्ड रेट लोन आपके लिए अधिक सुटेबल रहेगा। क्या आपके पास होम लोन को रिकवर करने के लिए जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस है। जीवन में हर आदमी का एक सपना होता है, छोटा ही सही लेकिन एक अपना खुद का घर हो, और इसके लिए वह पूरी जिंदगी मेहनत करता है और अपनी पूरी लाइफ टाइम की कमाई को अपने मकान में या घर में लगाता है और उसे बेहतरीन और अच्छा बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव होते जा रहे हैं, जमाना अपग्रेड होता जा रहा है, उसी के साथ साथ लोगों का एक दूसरे में विश्वास भी टूटता जा रहा है। जो चीज जितनी ज्यादा महंगी होती है उसमें फ्रॉड होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स शामिल किए हैं जो आपके घर लेने में मदद करेंगे और जिसको जानने के बाद आपके साथ में होने वाले फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो के हर टॉपिक को अच्छे से समझे ताकि आप इस पूरे वीडियो के मकसद को सही से समझ पाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या आप जानते हैं आइडियल EMI अमाउंट क्या है। जब आप लोन लेते हैं तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना चाहिए या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर, या फिर सुपर एरिया क्या होता है। कई सालों की स्लो ग्रोथ के बाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या आवासीय संपत्ति की मांग में बढ़ोतरी के कारण देश भर में अचल संपत्ति की कीमतों में तेजी आई है। रियल एस्टेट पोर्टल मैजिक ब्रिक्स के अनुसार पिछले एक साल में देश के 8 बड़े शहरों में छोटी प्रॉपर्टी की कीमतों में 15 से 20% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हितेश उप्पल कहते हैं कि कोविड के कारण हुए व्यवधान से अचल संपत्ति की मांग में जोरदार उछाल आया है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले एक साल से लगातार बढ़ रही है और इस साल रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद होम लोन की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ चुकी है। हालांकि प्रॉपर्टी के जानकारों का कहना है कि मांग में कमी आने वाले समय में घरों की कीमतों में और तेजी ला सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स और मौजूदा हालात को देखते हुए मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है जिसमें कुल 7 पॉइंट रखे हैं जिन्हें आप जानकर सही डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लेना आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है और साथ ही आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ। सबसे पहला पॉइंट है, क्या आपने प्री अप्रूव्ड लोन के लिए अप्लाई किया है। कई बैंक लोन देने के लिए बोरोवर्स का इंतजार नहीं करते हैं और खुद ही आर्थिक तौर पर मजबूत बोरोवर्स से संपर्क कर लेते हैं और उन्हें लोन ऑफर करते हैं। जब बैंक अपने कस्टमर्स से उनको लोन देने के लिए खुद आगे रहकर संपर्क करते हैं तो इसे प्री अप्रूव्ड लोन कहा जाता है। इसमें बैंक खुद अपने अकाउंट होल्डर्स को कॉन्टेक्ट करता है जिनका पिछला बैंकिंग लेन देन सही रहा हो, जिसमें उनके द्वारा लिए गए पहले लोन को उन्होंने सही समय पर चुकता कर दिया हो और जिससे उनका सिविल स्कोर अच्छा हो, यानी जिनकी इनकम और लोन चुकाने की कैपेसिटी अधिक होती है। प्री अप्रूव्ड लोन फायदेमंद होता है क्योंकि अगर बैंक केस देने के लिए तैयार है तो फिर सेलर के साथ में बातचीत करना और मुश्किल हो जाता है। एक लोन एग्रीगेटर आपको सबसे सस्ता लोन फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन सावधान रहें कि आप होम लोन के लिए ज्यादा बैंकों से पूछताछ न करें क्योंकि किसी भी व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर के वेरिफिकेशन के लिए क्रेडिट ब्यूरो को लोन इंक्वायरी की सूचना दी जाती है। तो बहुत ज्यादा पूछताछ करने से बैंक को ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति क्रेडिट का भूखा है और यह आपके क्रेडिट स्कोर को डाउनग्रेड भी कर सकता है। इस लिस्ट के दूसरे पॉइंट में यह है, क्या घर रेरा परियोजना के तहत पंजीकृत है या नहीं। अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं या आप पहले से रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो रेरा शब्द आपने सुना ही होगा। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है जो कि एक तरह से कस्टमर जो प्रॉपर्टी खरीदता है और डेवलपर जो प्रॉपर्टी बेचता है, इन दोनों के बीच होने वाले ट्रांजेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाता है। रेरा बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई होता है, चाहे वह प्रोजेक्ट कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, और यह कानून पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है। रेरा एक ऐतिहासिक कानून है जो खरीदार के अधिकारों की रक्षा करता है और डेवलपर को देरी, संरचना में दोष और अन्य कमियों के लिए दंडित करता है। रेरा बिल्डर को अन्य परियोजना के लिए फंड को चैनलाइज करने से रोककर समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है, लेकिन इसके अलावा केवल रेरा सर्टिफिकेशन पर डिपेंडेंट ना रहे क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है भारत में कानून के प्रोविजन इतने
स्ट्रिक्ट नहीं है और बिल्डरों द्वारा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में हेरफेर और उनका मिसयूज किया जाता है। कई घर खरीदार जिन्होंने अपने फेवर में निर्णय पारित करवाए हैं वे रेरा के आदेशों को लागू करने में सक्षम नहीं है और यही रीजन है कि आपको स्टेटस ऑफ अप्रूवल, परमिशंस और प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में अपनी वेल रिसर्च करनी चाहिए या सही जानकारी लेनी चाहिए। यदि आप रीसेल के लिए संपत्ति खरीद रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी लॉयर को हायर कर सकते हैं और संपत्ति के स्वामित्व के कागजात की जांच के लिए एक छोटा सा शुल्क देकर उसकी सही जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। क्या आपको तैयार मकान लेना चाहिए या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन मकान लेना चाहिए? खरीदारों के लिए यह एक बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या रेडी टू मूव इन फ्लैट के लिए या फिर मकान के लिए आपको ज्यादा पेमेंट देना चाहिए या कम कीमत पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान बुक करना है। हालांकि रेडी मकान में आपको एक घर बनने में जितना समय लगता है वह समय आपका बच जाता है, आपको तत्काल पोजीशन मिल जाता है और आप एक नए घर में चल जाते हो। और अगर आप रेंट पे रह रहे होते हो तो आपका रेंट बच जाता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए मकान ले रहे हो तो आपके तुरंत रेंट की इनकम होना शुरू हो जाती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तैयार मकान से 15 से 20% तक सस्ती हो सकती है, लेकिन इसमें देरी की अनिश्चितता भी है। कब तक मकान बनके तैयार होगा यह आपको आइडिया नहीं होता है। हालांकि अगर आपने आपका सही रिसर्च किया है और एक वेल रेपुटेड बिल्डर से रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वहां आपको आपके दिए गए समय पर मकान का पोजीशन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और सही समय पर आपको आपके मकान की पोजीशन मिल जाती है। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। क्या आप उस रियल एरिया को जानते हैं जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं? आपको यह अनबिलीवेबल लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि फ्लैट बुक करते समय या फिर घर लेते समय वे कितना एरिया परचेज कर रहे हैं। बिल्डर्स प्रोजेक्ट के सुपर एरिया को टटोल कर कस्टमर्स को ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सुपर एरिया में लॉबी, लिफ्ट, कॉरिडोर और सीढ़ियों जैसी सामान्य फैसिलिटीज भी होती है जिनका उपयोग एक फ्लैट में सभी रेजिडेंट्स द्वारा किया जाता है। या फिर मकान बनाते समय उन सभी चीजों को क्लियर कर लेना चाहिए कि आप इसमें क्या क्या सेक्शन बना के दोगे ताकि मकान बनने के बाद आपके मुताबिक काम हो सके। ये सुविधाएं बिल्डर्स द्वारा निर्मित सुपर एरिया की 20 से 25% हो सकती है। बिल्टअप एरिया एक घर द्वारा कवर किया गया एरिया होता है। इसमें वह एरिया भी शामिल होता है जिसमें वॉल्स और स्टोरेज स्पेस भी बने हुए होते हैं। एक मालिक को वास्तव में उपयोग करने के लिए एक कारपेट एरिया मिलता है जो सुपर एरिया का 60 से 65% हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप उस प्रॉपर्टी के पूरे एरिया को अच्छी तरीके से जानते हैं और उसके मैप को या उसके हर पार्ट को जिसमें क्या बनने वाला है और क्या नहीं बनने वाला है इसको आप अच्छे से पहले समझ ले और इसको पहले जान ले। बिल्डरों को सुपर बिल्टअप एरिया का और कारपेट एरिया का ब्रेकअप देना होता है। क्या आप ईएमआई या इंस्टॉलमेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे या फिर कितने अमाउंट की ईएमआई और इंस्टॉलमेंट्स आप अफोर्ड कर पाएंगे? लोन पर घर खरीदते समय यह कैलकुलेशन करें कि क्या आप सेम मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं। बहुत से लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय भावुक हो जाते हैं और अपने फाइनेंस को ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं। आइडियली आपका लोन टू इनकम रेशियो 35% से कम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके सभी मौजूदा और जो आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं उनकी ईएमआई आपकी नेट मंथली इनकम के 35% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ मामलों में आप 40% से 45% तक जा सकते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा आगे जाना आपके लिए प्रॉब्लम्स का रीजन बन सकता है। हालांकि लेंडर्स या लोन देने वाले इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन अदर सोर्सेज से उधार लेना आपके लिए ओवरऑल लायबिलिटी को बढ़ा सकता है। साथ ही सेल्फ ऑक्यूपेशन या निजी व्यवसाय के लिए घर खरीदना इन्वेस्टमेंट के रूप में घर खरीदने से अलग है। पहला एक अच्छा विचार होता है क्योंकि यह एसेट्स बनाता है और आपको किराए के रेगुलर खर्च से मुक्त करता है, लेकिन दूसरा एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है क्योंकि आप एक ऐसी संपत्ति के लिए 6 से 8% के ब्याज का भुगतान कर सकते हैं जो समान गति से नहीं बढ़ता है। यानी अगर आप बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो लोन पर लेने से बेहतर आप किराए पर ले सकते हैं। इसमें आपको एक लंबे समय तक मंथली इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवानी पड़ेगी और साथ ही जो शुरुआती अमाउंट आप प्रॉपर्टी पर लगा रहे हो वह आपके बिजनेस में काम लिया जा सकेगा। एडलवाइस ARC के खुदरा संपत्ति कारोबार के प्रमुख संजय अग्रवाल कहते हैं, अगर आप खुद के इस्तेमाल के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो आगे बढ़े। दूसरे या तीसरे घर में निवेश करना समझ में आता है। जब 2000 के दशक की शुरुआत में कीमतें 20 से 25% तक सरपट दौड़ रही थी, अब संपत्ति की कीमतें होम लोन की लागत से तेजी से नहीं बढ़ सकती है। जितना पॉसिबल हो आपको उतना कम समय के लिए या कम अवधि के लिए लोन लेना चाहिए, लेकिन यह तुरंत संभव नहीं है तो आप अपनी इनकम में ग्रोथ के अनुरूप हर साल EMI अमाउंट बढ़ाने का प्रयास करें। EMI अमाउंट बढ़ाने से टेन्योर में ड्रामेटिकली कमी आ सकती है। हर साल EMI में 5% की बढ़ोतरी से 20 साल के लोन की अवधि 8 साल से ज्यादा कम हो जाएगी और हर साल
साल इंस्टॉलमेंट में 10% का अमाउंट बढ़ाने से 10 साल से कम समय में आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। क्या फिक्स्ड रेट लोन आपके लिए अधिक सुटेबल रहेगा? कुछ ही महीनों में होम लोन की दरों में वृद्धि को देखते हुए कई होम लोन ग्राहक फ्लोटिंग रेट की बजाय फिक्स्ड रेट पर होम लोन लेने के बारे में विचार कर सकते हैं। फिक्स्ड रेट लोन फ्लोटिंग रेट लोन की तुलना में लगभग 100 से 150 बेसिस पॉइंट महंगे होते हैं, लेकिन वे बदलते नहीं है। फ्लोटिंग रेट लोन के लिए भी लगभग 7 से 7.5% इंटरेस्ट रेट है, जबकि फिक्स्ड रेट लोन के लिए 7.9 से 8.5% तक का चार्ज करते हैं। इसलिए आप लोन के लिए साइन अप करने से पहले फिक्स्ड रेट लोन की विशेषताओं को समझे। कई फिक्स्ड रेट लोन फ्लोटिंग रेट पर स्विच करने से पहले केवल कुछ वर्षों के लिए तय किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें तो उसमें क्या आपके पास होम लोन को रिकवर करने के लिए जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस है? लोन द्वारा फंडेड एसेट्स की वैल्यू के लगभग 60 से 70% के साथ आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों या फिर किसी भी अनहोनी घटना के लिए पहले से तैयार रहने की जरूरत है। लोन अमाउंट के बराबर टर्म इंश्योरेंस कवर खरीदे ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार के ऊपर कर्ज का बोझ न पड़े। जब कोविड-19 महामारी फैल रही थी, ऐसे कई मामले थे जिसमें परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो गई थी और जिससे उनके डिपेंडेंट्स पर भारी कर्ज का बोझ पड़ गया था। एडलवाइस ARC के अग्रवाल कहते हैं, ऋणदाता ऐसे मामलों को सहानुभूति की नजर से देखते हैं, लेकिन कर्ज माफ नहीं किया जा सकता है। लेंडर्स या बैंक जनरली लोन देते समय एक कम करने वाली कवर टर्म प्लान को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस लायबिलिटी को कवर करने के लिए रेगुलर टर्म प्लान एक बेहतर तरीका है। यह लोन चुकाने के बाद भी जारी रह सकता है या यदि आप किसी अन्य लेंडर्स के पास जाते हैं। इसके अलावा लोन से जुड़ी बीमा पॉलिसियां आमतौर पर सिंगल प्रीमियम प्लान होती है। यह नियमित भुगतान योजनाओं की तरह लागत प्रभावी नहीं है। 50 लाख रुपए के टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए 700 से 800 रुपए महीने से ज्यादा के 35 साल के व्यक्ति का खर्च नहीं होगा, जबकि 40 साल के व्यक्ति को 1000 रुपए प्रति माह तक का भुगतान करना पड़ सकता है। यह कवर आपकी आय के प्रतिस्थापन के रूप में आपकी योजनाओं से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और यह वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके और उनकी लाइफ में उनके द्वारा अर्न की गई हार्ड मनी को वो है कहीं गलत या किसी गलत के हाथों में उलझा न पाए। ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से हम धीरे धीरे और चैनल को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।